हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में है एग्ज़ाम को लेकर। और एग्ज़ाम का टेंशन तो सभी को होता ही है। तो इसके लिए अगर आप लोग ने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम तो निकलना ही है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। और साथ ही साथ अभी PYQ बहुत सारा कीजिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो में मैं सीटेट का पेपर 2 का एसएसटी का टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि एसएसटी में बहुत से स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए मैंने PYQ 21 दिसंबर 2021 का ली हूँ, जो कि ऑनलाइन पेपर है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो मैंने 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 30 to 50 पार्ट 1 में और 51 to 70 पार्ट 2 में अपलोड किया है। तो आज का वीडियो 71 to 90 20 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग पूरा देखें, क्योंकि अगर आप लोग पूरा इससे पहले के वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें, क्योंकि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगा। और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो PYQ करके ही जाना है आप लोगों को, और घर में बैठे बैठे भी आप लोग PYQ ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो करवा ही रही हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टोटल 60 मार्क्स का एसएसटी होता है, जिसमें से 40 होता है वो क्या होता है, फैक्चुअल होता है बुक से, और 20 होता है पैडागोगी होता है। तो पैडागोगी अगर आप CDP और वगैरह अच्छा से पढ़ेंगे तो पैडागोगी हो जाएगा, लेकिन फैक्चुअल करने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक नहीं पढ़ पाए हैं तो आप PYQ जरूर करके जाएँ, क्योंकि और उसका नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम टाइम रिविजन कर सकें। पहला क्वेश्चन है 21 नंबर, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? इतिहास के बारे में क्या बात सही बताया गया है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। ये बात तो सही है कि हमेशा जितना भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो निरंतर होते हैं। जैसे कि पहले अंग्रेज आए, उसके बाद अभी देश आज़ाद हुआ, उससे पहले मुगल आए थे, वो निरंतर है और एक सुसंगत है। ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होते हैं और ना ही चक्रीय। ये तो बिल्कुल गलत बात बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक बल रेखीय भी नहीं होता, चक्रीय भी नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, केवल ए सही है। चलिए हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हिस्ट्री प्लेज एन important रोल इन सोशल साइंस करिकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हिस्ट्री? ए, हिस्टोरिकल इवेंट्स आर कंटिन्यूअस एंड कोहेरेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और कोहेरेंट होते हैं। हिस्टोरिकल फोर्सेस आर नाइदर लीनियर नॉर साइक्लिकल। ये बात बिल्कुल गलत बोला गया। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ओनली ए, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल को किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रादेशिक विश्लेषण, मार्क्सवाद, संगठन, आधुनिकतावाद। इसका क्या होगा? इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, आधुनिकतावाद। तो आधुनिकतावाद क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म। इसका मैं इंग्लिश में भी कर देती हूँ। The grand generalization and the applicability of universal theories to explain the human condition were questioned under which approach of geography? कौन सा अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी का है? तो वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्चुअल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विच, यहाँ मैं हिंदी पहले करा लेती हूँ फिर इंग्लिश कराऊंगी। सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना आवश्यक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों के ऑप्शन में अलग अलग दिखेगा। देखिए, इसमें ऑप्शन 1 में ABC है और यहाँ ADC है। तो आप हिंदी को नज़रअंदाज करें, क्योंकि आप लोगों को टाइम निकाल कर हिंदी भले समझ ले और इंग्लिश का ऑप्शन दोनों को मिला लें। और जो इंग्लिश का ऑप्शन अगर डिफरेंट रहे तो आप इंग्लिश का ऑप्शन में जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो भी सीटेट वाले हैं वो इंग्लिश का ऑप्शन जो सही होता है उसी को सही मानते हैं, हिंदी को नहीं मानते। इसलिए आप इंग्लिश से ज़रूर मिला लें। जैसे कि इसमें ABC, यहाँ ADC है। तो आप लोगों को यह बहुत गलत बात है, सीटेट वालों को बहुत बड़ा गलती है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को दोनों देखना ही पड़ेगा। तो बोला जा रहा है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने पर
पढ़ाने पर कौन सा उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है वांछित शैक्षिक के को स्पष्ट करें। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग को जो भी हमको वांछित शैक्षिक है उसको तो स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है सीखने वालों के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग को जितना भी है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग हो चलता है, तो जो सीखने वाले यानी जो स्टूडेंट है उसके दृष्टिकोण से लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी तो बच्चे लोग समझेंगे। थर्ड ऑप्शन है इस तरह उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना हो, यानी कि इस तरह उल्लेखित होना चाहिए जो भी सामाजिक विज्ञान का पाठ, जिससे कि हम लोग को कंफ्यूजन ना पैदा हो, विभ्रम ना हो। तो ये बात 3 बात बिल्कुल सही लग रहा है। चलो चलिए चौथा पार्ट पढ़ लेते हैं। चौथा ऑप्शन अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। यहाँ पे अध्यापक का तो बात तो यहाँ पे नहीं जरूरी है। यहाँ तो इस बात का जरूरी है कि सीखने वाला को दृष्टिकोण को वो समझा जाना चाहिए, ना कि अध्यापक का। तो इसमें ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ 3 ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए। हिंदी का मत देखिए, हिंदी में देखिए उटपटांग दिया हुआ है, तो इंग्लिश में देखिए ए बी सी। ए बी सी इज दी राइट आंसर। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। जब सोशल साइंस पढ़ाने टाइम में क्या देखना चाहिए? स्टेट इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, सही है। बी रिटेन फ्रॉम द लर्नर्स परस्पेक्टिव, हाँ लर्नर के परस्पेक्टिव से देखा जाना चाहिए। बी स्टेटेड इन सच ए मैनर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ऐसा ऐसा मैनर से उसको लिखा जाना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो, ये बात सही है। स्टेट द रोल ऑफ टीचर, रोल टीचर का रोल जरूरी नहीं है, तो ये बात तो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता या कौशल में बढ़ोतरी होती है? यानी कि जब बच्चा स्टार्टिंग क्लास में होता है, एलिमेंट्री लेवल में होता है, तो बच्चा लोग को जो ग्लोब दिखाया जाता है उससे बच्चे लोग को क्या बढ़ता है, कौन सा ज्ञान बढ़ता है? संवाद करने में, तो उससे ग्लोब से क्या उन लोगों को कम्युनिकेशन तो नहीं बढ़ेगा, तो गलत है। स्थानिक स्थानिक तो है कि उसको स्थान के बारे में नॉलेज होगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। तर्क करने तो हो ही नहीं सकता है कि तर्क कैसे करने लगेगा बच्चा ग्लोब देख के। सहयोग करने में सहयोग की भावना भी नहीं होती है, तो क्या उससे होता है? स्थानिक होता है, यानी कि स्पैटियल होता है। क्या होता है? स्पैटियल होता है। विच स्किल इज ग्रेटली enhanced इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंस यूजिंग ग्लोब एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि सोशल साइंस पढ़ाते समय जब ग्लोब का उपयोग करते हैं एलिमेंट्री लेवल में, तो बच्चे लोग का क्या इन्हेंस होता है? तो स्पैटियल इन्हेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कॉपी में जरूर उतार ले कि एलिमेंट्री लेवल इज इक्वल टू ग्लोब इज इक्वल टू स्पैटियल, ताकि आप लोग खुद समझ जाए। इस खुद समझने के लिए आप नोट्स बनाए छोटा छोटा, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। अब तो एग्जाम चल ही रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बनाए नोट्स और तुरंत रिविजन भी कर ले। इससे पहले के वीडियो भी जरूर देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ और आप लोग देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रश्न के संबंध में सत्य है? समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। कौन सा बात है जो सत्य है उसे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75। यही बात तो सही बोला जा रहा है कि समूह कार्य पर काम करते हैं तो छात्रों में क्या होता है? जिम्मेदारी का भावना विकास होता है। अगर बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे साथ में बात काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? जिम्मेदारी का भावना होता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन लोग को जिम्मेदारी होता है तुम्हें ये लेके आना है, तुम्हें वो लेके आना है, तो उसका जिम्मेदारी है कि हमको ये करना है। हम लोग भी स्कूल टाइम में ये किए ही हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष में छात्र छात्राओं द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। कक्षा के दौरान छात्राओं और छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सिखाना। ये भी सही बात है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा लग रहा है? ऑप्शन 1 लास्ट ऑप्शन है। एक गतिविधि जिसे इसी संप्रिय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना। ये भी बात बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही है। आप लोगों को ये देखना है कि इसमें सबसे सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। देखिए इसका इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू इम्प्लिसिट करिकुलम। करिकुलम इम्प्लिसिट करिकुलम के लिए सबसे ज़्यादा ट्रू कौन सा है? स्टूडेंट डेवलप फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल वर्किंग ऑन ग्रुप असाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर चलते हैं।
क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम की मनोज्ञान वित्तीय तर्कों राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है, यानी कि एक शिक्षिका है जो 3 सप्ताह में क्या की है, एक डिस्कशन की है कि क्या युद्ध को रोका जा सकता है। तो इस 3 सप्ताह में उन्होंने क्या बताया है, युद्ध की रोकथाम के मनोज्ञान वित्तीय तर्कों को और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की है। तो शिक्षिका कौन सी पद्धति को अपना रही है? पहला ऑप्शन है एकीकृत पद्धति, दूसरा ऑप्शन है सहसंबंधी पद्धति, तीसरा ऑप्शन है इकाई आधारित पद्धति एंड चौथा ऑप्शन है बहुअनुशासनिक पद्धति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत पद्धति को शिक्षिका अपना रही है, यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपना रही है, क्योंकि वो सब चीज़ को जोड़ के बोल रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में, द टीचर ऑर्गेनाइज 3 वीक ऑफ टीचिंग ऑन कैन अवार्ड्स बी प्रिवेंटेड। क्या युद्ध को रोका जा सकता है? डूरिंग दिस स्टडी शी मे डिस्कस द साइकोलॉजी ऑफ वार प्रिवेंशन, इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स, पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स। द टीचर इज अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोच: इंटीग्रेटेड अप्रोच, को रिलेशनल अप्रोच, यूनिट बेस्ड अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड अप्रोच। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण के उदाहरण के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कि जो वायु प्रदूषण जो होता है उसके लिए कौन सी उदाहरण उपयुक्त नहीं है? नहीं आपको देखना है, नहीं तो आप पहले से माइंड में प्रिपेयर कर ले कि जो हम मुझे नहीं छाटना है, ना कि हाँ छाटना है। तो पहला ऑप्शन है, भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर के समाचार पत्रों के कुछ कटिंग द्वारा उपयोग। ये तो वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास से संबंधित है, क्योंकि क्या होता है हिमालय में बहुत सारे हिमालय की दृश्यता की खबर बहुत सारे समाचार पत्रों में कटिंग द्वारा मिलते हैं हम लोग को। फिर गुरैया चीनियों की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन, ये भी वायु प्रदूषण से संबंधित है। आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा, ये तो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन बैग अगर दुकान में बिक रहा है, उपयोग हो रहा है, तो ये तो वायु प्रदूषण इससे नहीं होगा। ये तो अलग ही चीज़ है, क्योंकि इससे पॉलीथीन बैग से तो और तरह के पॉल्यूशन भी तो होते हैं। फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन का आंकड़ा, 30 दिन का आंकड़ा लिया जाए तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है ही। तो इसमें क्या ऑप्शन है जो नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन में ऑप्शन जो 3 है वो वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए मैं इंग्लिश में करा देती हूँ। Which example is inappropriate for developing the concept of air pollution? First option is use of few newspaper cuttings on the visibility of the Himalayas from various places in India. ये बात तो सही है। In details of increase in the number of sparrow, ये भी सही है। Discussion on use of polythene bags in local stores, ये बात तो एयर पोल्यूशन के लिए गलत है। आज एक 30 डे डेट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये भी सही है, लेकिन हम लोग को गलत पूछा जा रहा है, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनअप्रोप्रिएट पूछा जा रहा है, यानी कि गलत पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देख लीजिए आप, इनअप्रोप्रिएट है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को आप योजना बनाएंगे जिससे छात्र भी आपने आप कर सकेंगे? यानी कि सहारा रेगिस्तान पर कुछ परियोजना कराना है, तो शिक्षक के रूप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग को समझाने के लिए? पहला ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की, क्योंकि सहारा रेगिस्तान हम लोग से बहुत दूर है, तो उससे तो प्रेक्षण और वहाँ भ्रमण तो नहीं कराया जा सकता, ये तो गलत है बात है। मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें, ये बात थोड़ा मोड़ा सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। संभल व्यक्ति को पहचाने और बातचीत कर विस्तृत विवरण बनाएं। अब वहाँ पे उस व्यक्ति को तो पहचान नहीं सकते हैं, वहाँ पे जो सहारा के बारे में जानता हो, तो ये भी बात तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि सहारा रेगिस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित करें किताब से या न्यूज़पेपर से, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करें, मतलब उसको क्लास में रिप्रेजेंट करें। तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू प्लान एज ए प्रोजेक्ट ऑन सहारा डेजर्ट दैट स्टूडेंट कुड डू ऑन देयर ऑन? यानी कि कौन सा एक्टिविटी आप लोग करवाएंगे टीचर होके कि स्टूडेंट खुद से ही कर पाए, ना कि मतलब खुद से कर पाए, ऑन मतलब खुद से करना।
विजिट टू सहारा डेजर्ट एंड मेक ऑब्जर्वेशन, ये तो बात बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ बच्चा जा ही नहीं पाएगा। ड्रॉ ए मैप एंड लोकेट सहारा डेजर्ट, ये तो बहुत ईजी बात है, इससे तो बच्चा बहुत ज़्यादा समझ नहीं विकसित कर पाएगा। आइडेंटिफाई रिसोर्स पर्सन एंड मेक डिटेल्स नोट्स फ्रॉम द टॉक, ऐसा कोई इंसान मुझे हम लोग को मिलेगा नहीं जहाँ जिससे हम लोग पूरा नोट्स एकत्रित कर ले और हम लोग को काफ़ी हेल्प हो, ये भी बात पॉसिबल नहीं है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सहारा डेजर्ट एंड मेक क्लास प्रेजेंटेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचना का उद्दीपन, ये बात बोल रहा है कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो सत्य की खोज में 79 नंबर, सत्य की खोज में क्या करना, सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं का के उद्दीपन, ये बात तो सही लग रहा है कि हम लोग सत्य की खोज में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे आलोचना का उद्दीपन होता है, तो ये बात सही है। फिर सेकेंड ऑप्शन है अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक, ये बात को समझा नहीं जा रहा है कि इसको भी साइड रखते हैं। दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक, देखिए अपनी और दूसरों की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जब भी सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन करते हैं तो उसमें सिर्फ अपना और दूसरा नहीं देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों बात गलत है। अपने आशा और अभिलाषाओं का के अनुसरण और करने में सहायक करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कि दूसरे की आशाओं और उद्देश्यों का अनुसरण करने में सहायक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, ये सही बात है कि जिससे कि छात्र लोग का अज्ञानता और असमंजस से मुक्त हो जाए। फिर ई नंबर क्या है, अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना, जितना भी जो भी लर्नर है उसके जो विचार और वास्तविकता के जो अनुचित दाव है उससे मुक्त करना ही सामाजिक विज्ञान का आलोचनात्मक चिंतन है। तो ए डी ई जहाँ भी होगा वहाँ पे वो सही होगा। ए डी देखिए देखिए ऑप्शन 4 ए डी। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी जान जाए कि यहाँ पे अपना और दूसरा आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप खुद ही एलिमिनेट करके आप आंसर की ओर पहुँच सकते हैं। और बी भी हटा देंगे, देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, दोनों में से कहीं पे बी सी तो होगा नहीं, तो बचा क्या ए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को चलते हैं। इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक अधिक संभावना रखते हैं? ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग जरूर करके जाए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें किससे बच्चे लोग में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होता है। ये जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये ऐसा क्वेश्चन भरपूर आया था, 3-4 ठो आया था कि आप किस तरह बच्चे लोग को क्वेश्चन पूछेंगे कि किस में बच्चे लोग का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। चलिए 4 ऑप्शन की ओर पढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्यकृत समूह कौन से हैं? चर्चा करें। तो अगर आप जो पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि आपके जो गांव है, जो कस्बा है, जो नगर है, वहाँ पे मीन्स क्या हास्यकृत जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो समूह जो जिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वैसा समूह कौन कौन सा है उस पर चर्चा करें। अगर बच्चा लोग चर्चा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनाएगा, अपने हिसाब से सोचेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इससे बच्चे लोग का आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होगा। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या पिरामिड क्या है? इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त करता है? अब जब यहाँ सिंपल क्या का क्वेश्चन दे दिया है तो बच्चा लोग किताबी कीड़ा अगर किताब को पढ़ चुका है तो किताब से रट्टा मार के वो बोल ही सकता है, तो इससे बच्चे लोग का आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग का तो डेवलप नहीं होगा, तो ये बात तो गलत हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा होते हैं? ये भी क्यों का बात क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में चावल ही क्यों पैदा होता है, तो ये भी बच्चा लोग किताब से पढ़ा होगा कि इस वजह से वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छा है या कुछ वहाँ बारिश अच्छा है, तो ये तो बच्चा लोग अगर किताब पढ़ा होगा तो ये बता देगा, इससे बच्चे लोग को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन कल्पना करें, यहाँ जहाँ कल्पना का बात आ जाए, जहाँ चर्चा का बात आ जाए, जहाँ परीक्षण का बात आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का डेवलप होगा। कल्पना करें कि आप मार्को पोलो में हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहीं देखी। यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है कि आप कहाँ पे मार्को पोलो में हैं, तो वहाँ पे चीन को पत्र लिख रहे हैं कि और उस दुनिया के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ तो कल्पना तो करेंगे ही।
फिर ये ऑप्शन देखते हैं, मुगल और अंग्रेजी शासन के जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। जहाँ परीक्षण आ गया वहाँ पे क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। तो यहाँ पे बी, जहाँ अगर देख लीजिए बी अगर कहीं पे बी काटिए, बी अगर काट दें तो ये बी नहीं, यहाँ दोनों कट गया तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। और यहाँ पे सी है तो सी में भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ए डी ई। क्या बचा, ए डी ई। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यात्रा किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा। यानी कि कोई अगर हम लोग कहीं यात्रा में जाते हैं, हम लोग कहीं टूर पे जाते हैं, तो एक क्रम की ओर जाते हैं कि इस क्रम ऐसे ऐसे प्लान करते हैं, तो उसका क्रम क्या होगा। पहला है यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। तो सबसे पहले तो यही किया जा सकता है कि स्टार्टिंग में क्या करता है कि सबसे पहले जहाँ हम लोग यात्रा में जाने वाले हैं तो उसके लिए पाठ तैयार करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फिर क्या होता है, एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना, जिसमें आगमन, प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो। यानी कि यहाँ पे तो तुरंत तो ये नहीं आ जाएगा कि तुरंत वहाँ पे आगमन का, प्रस्थान का समय तुरंत तुरंत तो बताया नहीं जाएगा कि वो थोड़ा लेट बताया जाएगा ना। एक ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा बाद में होगा। विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। हाँ, जैसे कि बच्चे लोग को वहाँ ले जाना है, वहाँ पे दौरे के लिए ले जाना है, तो उसके लिए उसका क्या होगा, प्रारंभिक निर्देश दिया जाएगा, उसके लिए पुस्तिका तैयार किया जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन होगा, ये तो बिल्कुल सही है। यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना, ये बात तो सबसे लास्ट में होगा, 4th नंबर में। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, जब समाप्त हो गया तो उसके बाद चर्चा किया कराया जाएगा। तो जहाँ पे 4th ऑप्शन में डी होगा, तो देखिए ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो दोनों हो ही नहीं सकता है। बचा 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शन, दोनों में डी डी है, तो ए के बाद सी होगा, तो ए के बाद सी, तो ऑप्शन 2 हो गया। देखिए हम कितने आसानी से आंसर ढूंढ लिए, इसी तरह आप लोग भी ढूंढ लीजिए। सबसे पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सबसे लास्ट में होगा, ये सबसे पहले हो जाएगा, और बीच में थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, तो खुद थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के वो बन ही जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1 मिनट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो हो गया। मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देती हूँ। पहला ऑप्शन है प्रिपेयर लेसन टू डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रिप, तो ये बात सबसे पहला में आ गया। प्रिपेयर ए ट्रिप शेड्यूल दैट इंक्लूड्स अराइवल एंड डिपार्चर टाइम्स, बाथरूम स्टॉप, मील्स एंड एक्सेट्रा, ये बात तो तुरंत नहीं, अराइवल, डिपार्चर और बाथरूम स्टॉप के बारे में बताएगा, तो ये तो थोड़ा लेट में होगा। प्रिपेयर ए प्रीलिमिनरी इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर स्टूडेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो ये क्या हो गया, ए सी बी डी, सॉरी ए सी बी डी, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। ऐसा कौन सा समस्या है जिससे सामाजिक विज्ञान के टीचर को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। यानी कि जैसे कि जो भी पाठ होता है उसका उद्देश्य हो गया, उसको याद करना, अधिगम स्तर को एक तरह का सीमित कर देता है, तो इससे टीचर लोग जूझता है। तो यही है कि टीचर लोग इसी से जूझ जाता है कि उन लोग को एक अधिगम स्तर को सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य से कोई बहुत याद करना पड़ता है कि हाँ तुमको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ाना है। तो फिर क्या हो गया, पहला ही तो सही निकल गया है, लेकिन फिर भी और भी ऑप्शन को पढ़ लिया जाता है, पढ़ लेते हैं। स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का, तो इसमें स्कूल का ऐसा नहीं है कि टीचर जो सोशल साइंस का टीचर होता है उसको प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधन का स्कूल में कमी होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे स्कूल में ये सब प्रोवाइड कराते हैं कुछ। फिर ऑप्शन 3 है शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का, तो ये भी कोई बात नहीं हो गया कि शिक्षकों की कमी हो गया तो सोशल साइंस को टीचर को ही सब भार दे दिया जाएगा, ये भी बात गलत है। पाठ पुस्तकों को संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का, ये भी बात गलत है कि पाठ्य पुस्तक आजकल मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई अच्छा, वो तो आजकल अच्छा से बनता ही है, इसमें टीचर का ही बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ज्ञान ज्ञान के अधिगम स्तर को सीमित कर दिया जाता है। तो वही सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान के लिए समस्या का बात है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज मोस्टली फेस्ड बाय द सोशल साइंस टीचर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट डिलिमिट्स टीचिंग टुवर्ड्स रिमेंबर नॉलेज लेवल ऑफ लर्निंग, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। बाकी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं।
आप लोग कॉपी में जरूर उतारें जो चीज़ आपको नया लगे। ये पेडागोगी क्वेश्चन है बहुत सारे, तो आप लोगों से बन ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि विद्यार्थियों, इसमें कथन का क्वेश्चन बहुत आता है कि कथन ए सही है, कथन बी सही है, बहुत सारा आता है। इससे एग्जाम से पहले आप लोग जरूर कर ले, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती है तो वे उसकी सराहना करते हैं। ये बात तो 100% सही बोला जा रहा है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान के जो टीचर हैं वो अगर विद्यार्थियों को कक्षा में ही उसको समझने के लिए कुछ वास्तविक सूचना दे देते हैं तो उसको बच्चे लोग तो सराहना करेगा ही, कि उसे कुछ वास्तविकता से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, बच्चे लोग उसे सराहना करेंगे। फिर कथन 2 है, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाए, नहीं तो उसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। यानी कि बोला जा रहा है कि कोई भी संस्थान में ऐसा है कि कभी भी कुछ उदाहरण देना चाहिए तो सकारात्मक उदाहरण देना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव बच्चे लोग में पड़ जाएगा उसके दिमाग पर। तो ये बात तो गलत है कि बच्चे लोग को सकारात्मक के साथ नकारात्मक चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका देखिए ए और बी दोनों गलत है, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं है। ए सही है, बी गलत है। देख लीजिए, ये तो सही है और बी गलत है, तो ये ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आप लोग खुद पढ़िए और खुद अपना दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है, समझे। तो इस तरह क्या हो गया कि ए सही है, बी गलत है। यहाँ भी इंग्लिश पढ़ लीजिए। स्टूडेंट अप्रिसिएट इफ दे आर गिवन ए रियल इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन सोशल साइंस कॉन्सेप्ट विद इन द क्लासरूम। अगर बच्चे लोग को हम लोग को क्या रियल इन्फॉर्मेशन देंगे क्लासरूम में ही तो बच्चे लोग उसे क्या करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। तो बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट है। While looking critically at an event or functioning of an institution, it is important to give positive examples to list it has a negative input on student determined। यानी कि अगर बच्चे लोग, तो टीचर लोग क्या करते हैं, बहुत तरह का एग्जाम्पल देते हैं, सही एग्जाम्पल देते हैं, गलत एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग को गलत दिमाग में चल जाता है, तो ये बात तो गलत बात बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इज ट्रू बट बी इज द फॉल्स। तो ये हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। कक्षा में चलचित्र फिल्में के किसी भाग को देखते समय निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है। आप यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सबसे कम विचारणीय। क्या कम, आप तो दिमाग में रखिए, ज़्यादा मत सोच लीजिएगा, कम बोला जा रहा है कि हम लोग को किसी भी क्लास में कोई भी टीचर चलचित्र या फिल्म लगाई है अपने टॉपिक को पढ़ाते हुए ताकि बच्चे लोग अच्छे से समझ जाए, तो बच्चे लोग के मतलब वो दिमाग में सबसे कम क्या आएगा, क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन के अवधारणों को प्रस्तुत करता है। तो ये तो दिमाग में तो आएगा कि जो हम पढ़ रहे सामाजिक अध्ययन, ये पूरा जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत कर रहा है। क्या यह विद्यार्थियों का अध्ययन आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है, कि वो जो आकर्षित कर रहा है वो मनोरंजक है, ये भी तो आएगा दिमाग में ही बच्चे लोग को। विद्यार्थियों या कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा है, मतलब ये जो चलचित्र उसे दिखाया गया उससे बच्चे लोग क्या सीखे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। तो ये बात तो सही नहीं है कि परीक्षा में सफल कराने के लिए हम लोग चलचित्र दिखा रहे हैं, ये बात तो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम लोग चलचित्र क्यों दिखा रहे हैं, उसे फिल्म क्यों दिखा रहे हैं, ताकि बच्चे लोग को उस पर बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाए, ना कि एग्जाम में उसको अच्छा नंबर दिलाना है। इसीलिए अगर वो अच्छे से समझा रहेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में वो अच्छा सफल होगा ही। तो वो उद्देश्य बहुत कम है एग्जाम को लेकर, उसका मेन उद्देश्य है कि उसके अच्छी तरह से समझ विकसित हो सके। तो इसमें सबसे कम विचारणीय क्या है कि परीक्षा में सफलता के लिए, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ये सबसे कम विचारणीय है। तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज लिस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल शोइंग मूवी पार्ट्स ऑफ मूवी इन द क्लासरूम। फर्स्ट ऑप्शन इज डज इट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट सोशल स्टडीज कॉन्सेप्ट, ये तो बात सही बोला गया है। डज इट इंटरटेन इनफ टू होल्ड द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि वो बच्चे लोग को इंटरटेन कराता है ताकि बच्चे लोग का अटेंशन बना रहे। हाउ विल स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे लर्न फ्रॉम मूवी, इट प्रोवाइडिंग इनफ मटेरियल टू पास द एग्जाम। तो ये बात बहुत कम इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है।
यानी कि सबसे प्रभावी, इसमें उसमें सबसे कम था, इसमें सबसे ज़्यादा है। आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आधा आंसर तो इसी तरह बन जाएगा। पहला है स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। यानी कि बोला जा रहा है कि भूगोल को समझाने के लिए सबसे प्रभावी क्या है कि उसको पार्क घुमा दो साप्ताहिक में, सप्ताह सप्ताह में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है। रोजाना स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना, रोज रोज पार्क ले जाना, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। मतलब कि बच्चे लोग को भूगोल का समझ विकसित करने के लिए क्या कराना चाहिए कि बगीचे का स्वामित्व, तुमको बगीचा संभालने का कर्तव्य देना चाहिए और उसे अपनी तरीका से उसे गतिविधि करवाना चाहिए, उसको ये अनुमति टीचर देगा। ये बात तो सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान, अब देखिए खेल के मैदान से उसे कुछ ज़्यादा संबंधित नहीं है भूगोल से, तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर बच्चे लोग को अगर बगीचे का स्वामित्व दिया जाएगा तो बच्चे लोग समझेंगे कि उसे किस प्रकार से मिट्टी दिया जाए, कैसा उसको, कैसा उसे फसल क्या बोलते हैं, पौधों को रखा जाए कि वो अच्छे से रहे, कितना पानी दिया जाए, तो वो भूगोल से को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। भूगोल में क्या मिट्टी को, हवा को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब उसको वो कर्तव्य दिया जाएगा कि तुम्हें ये संभालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वो मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। यानी कि जितने भी शिक्षार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उसके आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना। ये तो बात सही लग रहा है, चलिए हम करते जाते हैं। सहपाठी मूल्यांकन और स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को सम्मिलित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑप्शन डी तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि अगर बच्चे लोग को हम लोग पृथक कर देंगे कि ये तेज बच्चा है इसको अलग रखेंगे, ये कमज़ोर बच्चा है उसको हम अलग रखेंगे। अगर कभी भी आपको पृथक शब्द देखे तो ये नेगेटिव से जाता है, इसको सबसे पहले हटाइए। तो देख लीजिए डी ऑप्शन कहीं पे होगा तो उसको काट दीजिए। देखिए बस मात्र एक तो में है, तो ये बात तो गलत हो गया। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं, मतलब 1 2 3 में ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 चल रहा है। तो फिर देखिए बस हम, मुझे तो एक ही नेगेटिव लग रहा है, बाकी तो सब सही लग रहा है कि शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना, ये तो बात सही लग रहा है। ये तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ाना, ये तो बढ़ाना ही चाहिए कि शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और भी इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। सहपाठी और स्वमूल्यांकन, मतलब आदमी बच्चे लोग खुद अपने आप को मूल्यांकन कर सकें और अपने मूल्यांकन में खुद बच्चे लोग को सम्मिलित करना, ये भी बात पूरा बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इसमें एक ही बात गलत है, डी को एलिमिनेट करने से आंसर ऑटोमेटिकली आ गया ए बी सी। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। टू फाइंड आउट नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ एवरी लर्नर, मतलब हम लोग को जितने भी लर्नर है सभी लर्नर को नीड और उसकी स्टाइल को समझना। इनहैंस इफेक्टिवनेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इफेक्टिवनेस बढ़ाना। इन्वॉल्व लर्नर्स इन प्रोसेस थ्रू पीर एंड सेल्फ असेसमेंट, यानी कि जो खुद बच्चे लोग एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं, जैसे एक बच्चा को उसको दोस्त मूल्यांकन कर रहा है या खुद मूल्यांकन कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तीनों बात सही है। आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट, आप देखिए आप सेग्रीगेट जहाँ रहे वो नेगेटिव सेंस देता है, वो बात आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इससे। मतलब सेग्रीगेट वर्ड हो गया और बहुत सारे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, वो गलत रहते हैं। तो इसका ए बी सी हो गया, ए बी सी का सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों के उद्देश्य हैं। यानी कि आप देखे होंगे कि एसएसटी में कोई भी चैप्टर पढ़ाई होता है तो पीछे में बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है अध्याय में दिए गए मुख्य विचार और धारणाओं का पुनः पाठन। यानी कि जितने भी अध्याय में दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो बच्चे लोग उसको बनाने के लिए फिर से उसको पढ़ेंगे ही ना, ताकि रिवीजन होगा तभी तो क्वेश्चन को खोज पाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, उसे खोजेंगे, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा उसको क्वेश्चन क्वेश्चन खोजने के लिए।
अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। जब बच्चे पाठ को समझे रहेंगे तो बच्चे लोग क्या करेंगे, जो पीछे पढ़े हुए हैं तो उसको अपने शब्दों में वो बदल सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और जो नहीं बदल पाएंगे उसको फिर से पढ़ के और अपने शब्दों में करेंगे। तो दोनों बात सही है, तो ए बी दोनों सही है। तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एम टू क्या उद्देश्य है, रिवाइज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, हाँ, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू आंसर इन ऑन वर्ड्स, उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने शब्दों में लिख सके आंसर को। तो बोथ ए एंड बी। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 87। चलिए 88 की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कौन सही प्रकार से लिखा गया है। विद्यार्थी सौर मंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे, विद्यार्थी जेंडर अवधारणा को महसूस करेंगे, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी 5 जंगली जानवरों के नाम जान सकेंगे, जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। अब देख लीजिए, तो ये 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव किस में है। अगर बच्चा जो जल चक्र है उसको विद्यार्थी जो है अपने शब्द में बता पा रहा है तो सबसे ज़्यादा इसी में है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली स्टेटेड विद रेफरेंस टू राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन। आप देखिए कि बच्चे को किस में कोग्निटिव शब्द आए तो बच्चे लोग किस में ज़्यादा एक्टिव है, किस में अपने सबसे ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब कोग्निटिव डोमेन 100% क्वेश्चन आएगा ही, हम 110% का बोल रहे हैं कि ये आना ही आना है। तो पूछा जाएगा, अब 4 ऑप्शन देगा उसमें जो आपको लगेगा कि बच्चा जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहा है, अपने से खुद कर रहा है, अपने को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो सही आंसर रहेगा। तो पहला है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ये मतलब टीचर तो पढ़ा दिया तो वो तो कॉन्सेप्ट तो जान ही जाएगा। स्टूडेंट विल फील, और टीचर बता दिया जेंडर के बारे में तो वो भी समझ ही जाएगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द नेम्स ऑफ फैक्ट्स, ये तो बहुत रट्टूपन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इन देयर ओन वर्ड्स, अपने से खुद समझा पा रहा है वाटर साइकिल कैसे ऊपर जाता है, इवापोरेट होता है पानी, फिर वो वही पानी बादल बन जाता है, फिर खुद आता है, तो खुद से अपने शब्दों में बता पा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चा लोग का क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89, कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। यानी जो कौशल अर्जन होता है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है उसको निर्धारण करने का। पेन कलम और पेपर कागज की परीक्षा, मतलब बोला जा रहा है कि पेन और पेपर जो परीक्षा लिया जाता है उससे हो सकता है। तो आपको लगता है ये बात तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पेन परीक्षा से तो ऐसा नहीं है कि बच्चों लोग का कौशल का अर्जन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये तो गलत है। कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, हाँ, कक्षा में ही जो टीचर अवलोकन करेगा कौन बच्चा कैसा सीख रहा है, उस प्रकार वो अपने पढ़ाने के तरीका को चेंज करेगा। तो ये तो बहुत अच्छा है कि वहाँ पे अवलोकन करना, ये बात 110% सही है। फिर उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, यानी कि उस परिस्थिति में इसको प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें कौशल का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, और 3 यानी बी और सी करेक्ट आंसर हो गया। मैं इंग्लिश में भी करा देती हूँ। असेसमेंट ऑफ स्किल एक्विजिशन कैन बी बेस्ट डन थ्रू द फॉलोइंग। पेन एंड पेपर टेस्ट, पेन और पेपर टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है, ये बस बच्चे लोग रट के आते हैं और वो लिख देते हैं, इससे किसी को असेसमेंट नहीं, उसका स्किल का असेसमेंट नहीं किया जा सकता है। क्लास और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये बात सही है। परफॉर्मेंस इन ए सिचुएशन विच रिक्वायर्स यूज ऑफ स्किल, ये भी बात सही है। बी एंड सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन एसएसटी का। तो ये 3 वीडियो में ये 60 क्वेश्चन चला है, आप पूरा जरूर देखिए, इससे आप लोग का एक एसएसटी का पूरा एक शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप पहले का वीडियो भी जरूर देख ले और पूरा जरूर देखें वीडियो, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और फिर आप लोगों को समझ नहीं आता है, फिर आप लोग टेंशन लेते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देख ले और पहले का भी वीडियो देख ले, और उसके बाद भी मैंने एसएसटी का बहुत सारे वीडियो मैं डालूंगी, वो भी जरूर देखें, और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा की विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। यानी कि क्या होता है कि विच असेसमेंट
framework requires learning evidence collected from diverse learning situation. कब? diverse learning situation and regular and timely feedback for teachers प्लानिंग देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि कौन सा टाइम में ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिसमें कि तुरंत बच्चे लोग को फीडबैक दिया जाता है और फीडबैक दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो असेसमेंट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट अर्ज लर्निंग, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बताइए, आप तो जानते हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फीडबैक तुरंत मिलता है, तो ई तो होना ही चाहिए, तो ए डी गया। अब उसके बाद समझिए कि क्या होता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, फीडबैक तुरंत मिलता है। तो इसमें क्लास के दौरान ही बच्चे लोग को बताया जाता है कि इस में तुमको इस पर सुधार करना है, इस पर सुधार करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये बी और ई क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जहाँ आपको इंग्लिश समझ में आए वहाँ इंग्लिश पढ़े, जहाँ हिंदी समझ में आए हिंदी पढ़े। इसलिए दोनों लैंग्वेज आजकल ऊपर नीचे ही रहता है, तो बहुत दिक्कत नहीं होता है। पहले तो लैंग्वेज चेंज करना पड़ता था। तो क्या हो गया, बी और ई, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन और क्या हो गया, रचनात्मक आकलन। तो इसमें हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो क्या हो गया, बी और ई। तो इस प्रकार मैंने आज 20 क्वेश्चन कराया, 21 to 90। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में 30 to 50 और 51 to 70 करवा चुकी हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को आज कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।